नमस्कार। झारखंड में विस्थापितों का मुद्दा जो है गर्म होता हुआ सा दिखाई पड़ रहा है। जेएलकेएम पार्टी के मुखिया और विधायक जयराम कुमार महतो ने एक अपनी तरफ से सपोर्ट का ऐलान कर दिया है कि जो विस्थापित संघर्ष समिति है उनके साथ वो खड़े हैं और जो भी माफिया है उनके खिलाफ उनकी आवाज तेज होगी। और जयराम कुमार महतो ने ये भी कहा है कि जितने भी संगठन हैं जो लड़ रहे हैं विस्थापितों के लिए वो सभी एक मंच पर आए, उनकी आवाज को बुलंद करें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड मामले के जानकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित कुमार। अमित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मनीष जी, रायसीना हिल के दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अमित जी, इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपके सामने आंकड़ा रखता हूँ। सिर्फ ईस्टर्न कोलफील्ड, ये इन्होंने झारखंड में कितनी जमीन को एक्वायर किया है पिछले 5 वर्षों में, उसका मैं आंकड़ा रख रहा हूँ आपके सामने। 2021 और 22 में 627 एकड़ जमीन जो है अधिग्रहण किया ईस्टर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड। पश्चिम बंगाल भी कोयला वाला राज्य है। 2021-22 में ईस्टर्न कोल्डफील्ड्स ने पश्चिम बंगाल में 176 एकड़ जमीन एक्वायर किया था, अधिग्रहण किया था। वहीं झारखंड में 627 एकड़ जमीन एक्वायर किया। 2020-21 में 6 एकड़ जमीन की एक्वायर किया था झारखंड में, जबकि 130 एकड़ जमीन किया था पश्चिम बंगाल में। 2019-20 में 124 एकड़ झारखंड में और 55 एकड़ पश्चिम बंगाल में। 2018-19 में तकरीबन 13 एकड़ झारखंड में और 134 एकड़ पश्चिम बंगाल में। 2017-18 में 19 एकड़ झारखंड में और 107 एकड़ पश्चिम बंगाल में। सिर्फ ईस्टर्न कोलफील्ड्स ने अधिग्रहण किया था जमीन। अगर हम देखें तो करीबन 500 एकड़ के आसपास पश्चिम बंगाल में और करीबन 750 एकड़ जमीन अमित जी झारखंड में अधिग्रहण किया गया है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा पिछले 5 वर्षों में 750 एकड़ जमीन। अमित जी, जब भी जमीन का अधिग्रहण होता है तो उसका भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार जो मुआवजा दिया जाता है बाजार मूल्य से अधिक दिया जाता है, वो सभी हमें मालूम है। पैसे मिल जाते हैं, कुछ लोग पैसे नहीं भी लेते हैं और उसके बाद विवाद बढ़ जाता है और काफी इसमें जो विस्थापित लोग होते हैं उनकी एक तरह से कहें तो जीवन पर उनका असर होता है, क्योंकि जमीन से जीवन जुड़ा होता है। अमित जी, जमीन पर वो खेती करते हैं और उनसे उनकी जीवन पूरे साल चलती है, निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। और जब जमीन का अधिग्रहण हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपने जमीन से वो कट जाते हैं और उसके बाद उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। अमित जी, ये जो मुद्दा झारखंड में आज हम देख रहे हैं ये भावना से भी जुड़ा हुआ है, भावनात्मक भी है, क्योंकि जमीन से टूट गए हैं लोग। पूरे विषय पर हम पहले तो आपका पहला कुछ रिमार्क सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष जी, देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जमीन जो है ना ये पीढ़ियों से चली आ रही है और जमीन का समय से डायरेक्ट जुड़ाव है। मतलब कि अगर पैसा का वैल्यू डिवैल्यूएट हो सकता है, बाकी हर चीज का वैल्यू ऊपर नीचे होता है, वो मैनमेड है, लेकिन जमीन जो है ना समय के हिसाब से उसका लगातार से उसका वैल्यू भी बढ़ता रहा है। और जमीन होने से परिवार और जिसके खानदान दर खानदान जो जमीन आ रहा है, तो एक अंदर से जो होता है ना जो मजबूती का जो फीलिंग होता है वो फीलिंग होता है। और चूंकि परिवार भी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे भी जमीन तो हर परिवार का ऐसे भी कम हो जाता है। तभी उसके बाद भी रहने के अलावा जो आपका रेजिडेंशियल है उसके अलावा भी जो जमीन है वो जो खास करके जहाँ लोग खेती डिपेंडेंट, भारत कृषि प्रधान देश है और ज्यादा परिवार जो है यहाँ बेसिक रूप से तो कृषि पर आधारित पीढ़ियों से रहा है, तो लगातार वो खेती करता आया है और वो उसका कॉन्फिडेंस है, उससे उसको जीना खाना आता है बेसिक्स। तो अब अगर आप उसकी जब जमीन अधिग्रहण करते हैं, सरकार या किसी कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट के नाम पर उनसे जमीन ले लिया जाता है, तो उसमें बहुत जब अधिग्रहण के समय में भी बहुत किसान नहीं देना चाहते हैं। किसान खास करके अपना जमीन कभी नहीं देना चाहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि भारत के अन्य हिस्सों में, खास करके आप दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए हैं, यहाँ भी अगर आप देखेंगे
तो दिल्ली के आसपास खास करके नोएडा का बहुत बड़ा हिस्सा जो है लगातार से लैंड एक्वायर को लेके न्यूज में भी बना रहता है। तो बहुत बड़ा वहाँ लैंड एक्वायर सरकार अपने ढंग से करती है। कभी एयरपोर्ट जैसे बन रहा है, बहुत सारे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने, बहुत सारा कंपनीज बना, तो फिर भी इस इलाके में आपको जमीन के दाम का कई गुना ज्यादा पैसा दिया जाता है। उसके बाद भी आप देखेंगे, अगर पिछले 15 ही साल में देखेंगे तो करोड़ों रुपया किसान को मिला, लेकिन वो पैसा पैसा हाथ में रहता नहीं है, समय के हिसाब से मनीष जी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर जमीन अगर आपके पास रहेगा तो उसकी वैल्यू भी बनी रहेगी, आपके परिवार के पास भी रहेगा, और बाकी इधर उधर इंडस्ट्री का ऊपर नीचे होना, देश का ऊपर नीचे, देश के का इकोनॉमी का ऊपर नीचे होना, तब भी एक परिवार को सबल रहता है कि उसको खाने का अनाज वहां से पैदा होता रहेगा। तो जमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके एक्वायर हो जाने के बाद या परिवार से छीन जाने के बाद या परिवार द्वारा बेच दिए जाने के बाद परिवार की आर्थिक दशा खास करके और थोड़ा लंबे टाइम के बाद अगली पीढ़ी के लिए तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है मनीष जी। तो बिल्कुल सही कहा किसानों आपने का अमित जी। वहां जी, पे मैं आपके पास जी, मैं आपके पास आऊँगा दोबारा। दर्शकों से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हमारा जो पिछला वीडियो है, और हम बार-बार कह रहे हैं कि जो भी आप कमेंट लिख रहे हैं उसको हम पढ़ते हैं, और हम सार्थक चर्चा करते हैं, हम ना किसी का पक्ष लेते हैं, और जो भी कमेंट हमारे और अमित जी से आप सुन पा रहे हैं, हो सकता है कि आपके मन मुताबिक नहीं हो, लेकिन चर्चा में कई ओपिनियंस होते हैं, आपसे मेल नहीं खाता होगा या मेल खाता होगा, ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन विषय जो है, विषय के कई पहलू होते हैं। हम चाहते हैं कि चर्चा में सारे पहलू पर चर्चा करा जाए, ताकि विषय पर जो चर्चा है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, पूरी बुनियादी तौर पर कॉम्प्रिहेंसिव हो। और हम आपसे वायदा करते हैं कि एक अलग से मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि आपने जो सारे कमेंट लिखे हैं, उस हर एक कमेंट को आपके नाम से पढ़ कर करके मैं उसका जवाब दूंगा, और उस पर मैं अकेला आपसे चर्चा करूंगा। आप इसी तरह से कमेंट लिखते रहें, और हम चाहेंगे कि आपके हर विषय को हम उठाएं, आवाज़ दें उसको, और उसके ऊपर चर्चा करें। जो पहलू राष्ट्रीय मंच पर नहीं सुनी जाती, नहीं देखी जाती है, हम उसे उठाना चाहते हैं। और झारखंड के इस विषय को हम मजबूती से उठाना चाहते हैं कि जो विस्थापितों का दर्द है, वो दर्द हम समझना चाहते हैं, और उस दर्द के साथ अपने आप को जोड़ना भी चाहते हैं। अमित जी, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ छोटी सी। 2017 का विधानसभा चुनाव था गुजरात में, और मैं गुजरात के कई इलाकों में घूम रहा था। आप जानते हैं अमित जी कि राजस्थान में पानी की कितनी बड़ी किल्लत थी। आज से 10-20 वर्ष पहले राजस्थान के कई इलाकों को पीने तक का पानी नहीं होता था। और आपने अगर किसी लोगों को ट्रेन में सफ़र करते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब खाना वो खाते हैं प्लेट में, तब जब वो अपने हाथ धोते हैं, उसी पानी को, धोए हुए हाथ को, वो पानी पी भी जाते हैं। तो पानी का कितना महत्व होता है राजस्थान के लोगों के लिए, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और उस पानी के समस्या को खत्म करने के लिए गुजरात में ज़मीन काफ़ी अधिग्रहण करा गया, क्योंकि जो नर्मदा का जो पाइपलाइन बिछाया गया गुजरात से राजस्थान में, उसके लिए ज़मीन काफ़ी चाहिए होता था, और ज़मीन का अधिग्रहण हुआ। ऐसे विस्थापित लोगों को जिनको 2 एकड़ मुआवजे में ज़मीन दी गई, मैं उनसे कई लोगों से मिला कई वर्षों के बाद। अमित जी अपने समाज से वो टूट गए हैं, अलग से एक झोपड़ी बना करके वो रह रहे थे, किसी तरह से अपने बच्चों का शिक्षा पूरा कर पा रहे थे, और एक मजदूर वाली स्थिति उनकी बन गई थी। जो गौरवान्वित किसान पहले हुआ करते थे, वो मजदूर के रूप में तब्दील हो चुके थे। तो ये जो विस्थापित होने का जो मुद्दा है अमित जी, ये बहुत कष्टदायक है, और लोगों को बहुत कष्ट होता है। जी अमित जी। सहमत हूँ मनीष जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और खास करके देखिए इसका सॉल्यूशन निकाल, खास करके झारखंड में जिस इलाके की बात अभी लगातार जयराम महतो कर रहे हैं, और जो वहां विस्थापितों का जो मुद्दा है मनीष जी, वो बहुत धनी इलाका है, वहां खनिज मिनरल्स भरा हुआ है। और जो बार बार जयराम कुमार महतो बात उठाते हैं कि उस कंपनी, वहां जो कंपनी जो चल रहा है, जिससे कोयला का खनन हो रहा है, जो पैसा है वो अरबों खरबों में मुनाफा कमाया जाता है। तो अगर आप विस्थापितों को उस एक फॉर्मूला बना लें, विस्थापितों को अगर आप उससे शेयर भी अगर कुछ देंगे, फिक्स कर लेंगे, तो वहां समस्या को सुलझाना मनीष जी मेरे हिसाब से बहुत आसान है। मतलब उनको रहने के लिए आप रिहायशी दे दिए, और जो भी
जैसे सरकार को लोग टैक्स देता है, तो अगर जिनका परमानेंट जो रैयती है वहां पर, उनको, चूंकि वहां हर दिन का प्रोडक्शन है, दुनिया भर का प्रोडक्शन है, दुनिया भर का पैसा आ रहा है, उस पैसे में अगर थोड़ा भी आप 5% की हिस्सेदारी अगर उस रैयत के हिसाब से भी अगर आप बांटेंगे लाभ का, तो ये मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, और उन परिवारों की गरीबी दूर हो जाएगी, उनके आने वाले पीढ़ी पढ़ने लगेंगे, उनके पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था हो, खासकर। लेकिन आवासीय व्यवस्था तो प्रधानमंत्री आवास योजना का बहुत बड़ा एक यहाँ बहुत बड़ी योजना है, उसमें तो सरकार चाहती है कि हर आदमी को मैं घर दूं, मकान दूं, पक्का मकान दूं। तो ये खास करके विस्थापितों के केस से शुरू करना चाहिए, उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। और बात रह गई जमीन की, तो वहां जो एक्वायर हुआ है लैंड, उसका कब हुआ, अभी जैसे आप अभी बता रहे थे कि 2021-22 में भी हुआ, तो पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, उस पर भी मतलब जिनका जमीन जा रहा है उनके फेवर के हिसाब से नीति बनना जरूरी है। मनीष जी। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने जो आंकड़ा आपके सामने रखा वो संसद को सरकार ने बताया था, कोयला मंत्रालय ने संसद को जवाब में, लिखित जवाब में बताया था कि तकरीबन 5 साल में 750 एकड़ जमीन सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने अधिग्रहण किया है झारखंड में। वही सेम कंपनी, इसी कंपनी ने पश्चिम बंगाल में करीबन 600 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया है अपने कामकाज के लिए। अमित जी, हम जानते हैं कि पूरा देश में जो बिजली की जो उत्पादन है 85% जो है कोयला के ऊपर निर्भर करता है, और कोयला जो है हम जानते हैं कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से, तेलंगाना, इन राज्यों से आता है। तो ऐसे में कोयला निकालने के लिए जमीन का तो अधिग्रहण करेंगे। हम ये सवाल करना चाहते हैं आपसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना तो हम समझ में आता है कि सरकारी योजना है, लेकिन जिनका जमीन आपने अधिग्रहण कर लिया, कम से कम परिवार में जो युवा है, जो काबिल है, उन्हें नौकरी देने में क्या तकलीफ है आपको? अगर आप नौकरी दे देंगे तो कम से कम उस परिवार का भरण पोषण भी हो पाएगा, और जो जमीन से जो नुकसान हो गया चले जाने से, वो नुकसान की कुछ भरपाई होगी। और नौकरी भी ऐसा नहीं कि 4 साल का, 3 साल का, नौकरी पर प्रॉपर होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, जिसमें कि सारी सुविधाएं उनको दी जाए। ये नौकरियां क्यों नहीं दी जाती न्याय संगत रूप से, और जो कौशल क्षमता है उसके हिसाब से? अगर कौशल क्षमता अमित जी नहीं भी है, तो इतनी बड़ी कंपनी है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये स्किल डेवलपमेंट करा सकते हैं इन विस्थापित लोगों का, उनको ट्रेन कर सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं, उन्हें वाजिब नौकरियां देने में सक्षम क्यों नहीं हो पाती हैं? नहीं मनीष जी, इन 5 सालों में अब जो एक्वायर हो रहा है, तो अब एक्वायर जो हो रहा है, तो आपको मालूम है कि भूमि अधिग्रहण कानून बना है, तो उसमें बहुत कुछ बदला हुआ है। पहले जो झारखंड का आप इशू देख रहे हैं, ये बहुत पुराना भी है। तो वहां सब्जी मतलब 20 साल, 25 साल, 50 साल पुराना भी जो एक्वायर हुआ है, उन किसानों की हालत या उन रैयतियों की हालत आज अच्छी नहीं है, आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। उस समय मान लो परिवार में एक आध लोग को नौकरी दिया भी गया, फिर परिवार बढ़ जाता है, फिर परिवार बढ़ जाने के बाद उस एक नौकरी से काम नहीं चलता है, या फिर बाद की पीढ़ियां फिर बैठी रह जाती हैं। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म नीति बनाने की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक परिवार के एक आदमी को आपने उस समय नौकरी दे दिया, या 2 आदमी को नौकरी, रैयत जिसके नाम पे है उसका तो फैमिली मेंबर बहुत बड़ा होता है, जमीन किसी एक परिवार के मुखिया के नाम पे होता है। मान लिया आप परिवार के मुखिया है, उस परिवार से किसी एक को दे दिए, हर बीतते सालों के साथ परिवार का संख्या भी बढ़ता है, जरूरतें भी बढ़ती हैं, तो उसके बाद का क्या? सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद का क्या, या मान लिया बाद में वो कंपनियां आज के दिन में आप मालूम है कि अच्छा नहीं कर रही हैं। जैसे रांची एचईसी की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो कभी वो फलता फूलता कंपनी था, आज वो उसको तनख्वाह भी नहीं दे पा रहा है। तो वैसे में रैयत जो उस कोटे में जिनको नौकरी मिला, उनका क्या? मनीष जी, आप ध्यान से सोचिए। सुनने में तो अच्छा लगता है कि नौकरी मिल गया, लेकिन नौकरी मिल गया फिर पता चला कि तनख्वाह आपको नहीं मिल रहा है। वो नौकरी मिलना और नहीं मिलना बात एक ही हो गया। तो ये बहुत जरूरी है कि इस पे नीति ऐसा हो कि जो रैयती हो, अगर वो कंपनी की दुर्दशा भी हो जाए, कंपनी बंद भी हो जाए, तो उसके बाद क्या? तो उसके बाद पर भी विचार किए जाने की जरूरत है। मनीष जी, मैं ये बोल रहा हूँ। इसीलिए हम जोर दे रहे हैं अमित जी की कौशल क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कंपनियों को काम करना चाहिए। जो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, अगर पूरे देश में बिजली उत्पादन 85% कोयले पर निर्भर करता है, और कोयला झारखंड जैसे राज्य से ज्यादा आता है,
तो ऐसे में योजना एक पुख्ता रूप से एक योजना भी तैयार होना चाहिए कि जिसमें कि विस्थापित लोग हैं उन्हें आप ढंग से कौशल क्षमता दे पाएं, ताकि वो रोजगार के लायक भी बने और वो सस्टेनेबल भी हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ समय अंतराल के बाद उनकी कौशल क्षमता खत्म हो जाए मनीष जी, और कंपनी को लगे कि वो मनीष जी, लायबिलिटी है। मैं एक चीज और याद आ गया मुझे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि अगर आप जैसे आप देखेंगे भूमि अधिग्रहण जब होता है तो उसमें नोएडा और इधर जो नियम है उसमें 10% लैंड तक फिर बाद में डेवलप करके वापस उन किसानों को दे दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो 10% लैंड का वैल्यू आपके पहले 100% लैंड के बराबर हो जाता है अगर डेवलप्ड लैंड आप उसको वापस करेंगे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ईस्टर्न कोलफील्ड हो या जो भी कंपनी हो, उसको जो जमीन चाहिए वो कोयला खनन के लिए चाहिए। ठीक है, मैं मान लिया कि उसको जरूरी है, वो कोयला खनन के लिए उसको जमीन मिल गया। लेकिन जो रेती का जितना जमीन गया उसका भी मान लो 10%, 20% या 30% के अनुपात में वैसा जगह जो आसपास में और जो नजदीक से नजदीक का वो जगह यही कंपनी और खरीद के डेवलप करके उनको वापिस जमीन के बदले जमीन भी दे सकती है। मनीष जी, ये संभव है। मतलब ये जमीन एक जमीन जो आपने माइनिंग के लिए ले लिया, समझ में आ गया कि वो आपने उन रैयतियों का ले लिया। अब उन रैयतियों को उस जितना बड़ा टुकड़ा लिया उससे थोड़ा कम ज्यादा करके आप थोड़ा आसपास थोड़ा दूर में जहां माइनिंग नहीं हो सकता है उस लैंड को लेकर अगर आप डेवलप करके दे देंगे उनको, तो हमको नहीं समझ में आता है कि कंपनियों के हेल्थ पे कोई असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा मनीष जी। और उसमें क्या होगा कि जी अमित जी, मैं एक विषय आपके साथ और जोड़ना चाहता हूं। भारत के कृषि मंत्रालय का आंकड़ा है कि देश में जो किसान हैं 85%, लगभग समझ लगे 90% हमारे जो किसान हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं। मार्जिनल फार्मर्स मतलब वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं कि उनकी जो 2 एकड़ 3 एकड़ की जमीन होती है और इतनी ही उपज हो पाती है कि अपने परिवार का जो है साल भर का अनाज वो पैदा कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो जमीन का जो साइज आप देख रहे हैं अमित जी, वो बहुत ही छोटा होता गया है क्योंकि परिवार में बंटवारा होता गया है। और ये भी एक बहुत बड़ा समस्या अमित जी हमारे देश के सामने है। जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए? हम आपसे पूछना चाहते हैं अमित जी कि देश तरक्की कर रहा है, भारत 2047 में विकसित देश बनने का सपना देख रहा है। ऐसे में जिनसे हम जमीन लेकर के देश को विकसित करना चाहते हैं, जिनके जमीन को लेकर करके हम कोयला खोदने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो हमारे विस्थापित लोग हैं, उन्हें हम अपने विकास में साझेदार कैसे बनाएं? विकास में उनकी साझेदारी कैसे हो? उन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इस विकास के धारा से कहीं ना कहीं वो छूट गए हैं? नहीं मनीष जी, क्या है कि देखिए जीवन भर जो जमीन अधिग्रहण हुआ है और खास करके किसानों का जमीन अधिग्रहण हुआ है, चाहे वो देश के किसी हिस्से में हुआ हो, तो उसमें अगर आप किसानों के बीच में रहेंगे और ये सच भी है तो आपको लगा जाएगा कि किसानों को ठगा गया है। मनीष जी, जब उनसे जब जमीन लिया जाता है तो कौड़ी के भाव लिया जाता है, बाद में वो जमीन किस उसका रेट क्या कहां से कहां चला जाता है। तो अगर आप बाद में देखेंगे तो अब अगर वही किसान वापिस उतने ही टुकड़ा चाहे जैसे आप जो पैसा दिए, मान लीजिए आपने 1 बीघा लैंड आपका या 1 एकड़ लैंड आपका एक्वायर होता है, आप और आपको जो कंपनसेशन मिलता है तो उस पैसा से अगर आप उसी समय चाहेंगे कि मैं कहीं लैंड ले लूं तो आपको उतना जितना लैंड आपको उस रुपये में उतना लैंड आप नहीं ले सकेंगे। मनीष जी, बात ये हो रही है कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, अहमियत नहीं है। तो इस पे स्पष्ट नीति पर, और ये सदियों से होता आ रहा है। इसमें जयराम कुमार महतो या जो विस्थापितों की आवाज उठा रहे हैं वो ये उठना बहुत जरूरी है मनीष जी। और गरीबी का बहुत बड़ा कारण है, सब लोग लैंडलेस हो गया है। अब आज के दिन में परिवार बढ़ने के बाद जो उनका रहने का जो परमानेंट घर जो गांव वाला बच गया था उसमें भी अब इतने हिस्सेदार हो गए हैं कि वो एक बड़ा घर नहीं बना सकता है। तो मनीष जी, इस जो जगह खास करके खेती वाली जमीन को तो सरकार और कंपनियों को भी चाहिए कि उसको तो अक्वायर के लिए कभी सोचे ना। थोड़ा तो कभी कभी जैसे रोड NHAI सब रोड के नाम पे भी कुछ कुछ निकलता है, तो उसमें भी कंपनसेशन या रोड के किनारे इस तरह का होना चाहिए कि हर मान लो एक किसान का पूरा लैंड रोड के बीच में आ गया, एक किसान का कुछ हिस्सा बच गया रोड के किनारे,
तो जिसका बच जाता है तो फिर भी वो कुछ वहां पे व्यापारिक काम करके उसका कंपनसेशन हो जाता है। तो जिनका पूरा जा रहा है या जिसके पास कम जमीन है प्रोपोर्शन में, तो उनको उस रोड के किनारे थोड़ा हिस्सा भी कोशिश करना चाहिए कि उन सारे किसानों को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करें। तो इस तरह की पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत है मनीष जी। इसके लिए मैंने राजनीतिक इच्छा शक्ति होना भी बहुत जरूरी है, और सीरियसली विस्थापितों के प्रॉब्लम को देखते हुए उनसे बार बार बात करके नीति बनाए जाने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ मनीष जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे आपके बात से सहमत हूं, और इसमें संवेदनशील होकर करके जो विस्थापित लोग हैं उनकी भावना को समझना चाहिए और उसके बाद एक समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात से असहमत हूं, और मैं इस बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता कि महानगरों में जो किसान हैं उनके ज़मीन को जब अधिग्रहण किया जाता है और जो मुआवजे में उनको ज़मीन दिया जाता है, कुछ टुकड़ा दिया जाता है, उसकी ज़मीन की कीमत अच्छी होती है, और ऐसे किसान बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, एसयूवी में घूमते हैं। ऐसे किसानों की तुलना हम झारखंड या बिहार या पश्चिम बंगाल के किसान से हम अमित जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बेरमो का अगर किसान है तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं अमित जी, बार बार कहना चाह रहे हैं कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ये नहीं कि जो पैसा आपने दिया जमीन अधिग्रहण करने में वो 5 साल में खत्म हो जाए, और 5 साल के बाद वो किसान क्या करेगा? उसकी तो जमीन भी चली गई और पैसे भी खत्म हो गए, अब तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं, अब तो वो कहीं ना कहीं मजदूर बन जाएगा। तो ये जो किसान जो मजदूर बन रहा है, इसे हम कैसे रोकें? ये हमारी समस्या है, ये मेरी चिंता है। देखिए, किसान मजदूर बन रहा है, सरकार को देखिए इससे रिलेटेड तो बहुत तरह का पॉलिसी लाना पड़ेगा। हालांकि इसकी पॉलिसी के नाम पे कागज पे तो सब कुछ है मनीष जी इस देश में, लेकिन ग्राउंड पे हो नहीं पाता है। हम लोग बार बार स्किल मंत्रालय, एक अलग से मंत्रालय आया है जिसका काम है कौशल विकास करना लोगों के लिए, उसका बजट उसको बजट मिला हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है मनीष जी। उसमें खाली खाना पूर्ति हो रहा है, पेपर पे एनरोल हो जाता है, कोई ना कोई कोर्स वहां करा दिया जाता है, उनको पढ़ाने वालों को पैसा मिल जाता है, लेकिन असली स्किल हुआ कि नहीं हुआ, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला कि नहीं मिला, इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। योजना बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है और उसका शुद्ध कौन ले रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप सही बोले, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या, अच्छा, दो जगह की ज्योग्राफी के हिसाब से भी दो जगह के किसानों की तुलना नहीं हो सकती है, ये भी बिल्कुल सच है। और दूसरा क्या है कि जो इधर बेरमो और जो नोएडा की इधर की में अंतर क्या है कि इधर इनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है राजधानी के बगल में होने की वजह से, और जो कि जो रिमोट वो इलाका है, तो इन दोनों जगह का हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ उस तुलना को। मैं जानता हूं कि वहां गरीबी बहुत है, वहां विस्थापितों का जीवन जो है उसको किसी हालत में महानगरों के जीवन के या इस आसपास के किसानों से हम लोग नहीं तुलना कर सकते हैं। लेकिन ये जो जयराम कुमार महतो जो ये इशू उठा रहे हैं, या बाकी विस्थापित अगर एक जगह आकर फिर से इस बात को चर्चा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा न्याय होगा। वहां झारखंड में भी हेमंत सोरेन एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, उनको भी उनके बीच के लोग हैं, तो हम समझते हैं कि उनको भी ये पीड़ा का अनुभव होगा। और अभी पूरे झारखंड में जिस हिसाब से अतिक्रमण चल रहा है, तो उसमें ठंड में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बेघर कर दिया जा रहा है। उसका अल्टरनेट तो सरकार, अभी तक मैं न्यूज में या कहीं भी मुझे सुनने में नहीं आया कि जिनका घर टूटा उनके साथ न्याय हो रहा है। अमित जी, आपने हेमंत सोरेन का नाम लिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के दोबारा मुख्यमंत्री ये हुए हैं। अमित जी, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अभी से कुछ साल पहले हेमंत सोरेन ने वायदा किया था कि विस्थापितों के लिए वो काम करेंगे, कुछ कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो वायदा कर करके वो शायद भूल गए और अब तक उस पर कुछ काम नहीं किया। अपने वायदा को उन्होंने पूरा भी नहीं किया। अभी जो पिछला जो कार्यकाल था उसमें ही उन्होंने वायदा किया था कि विस्थापितों के लिए उनकी भावनाओं को देख करके, उनकी मांगों को सुन करके जो भी समुचित उपाय हो पाएगा उसके लिए कमेटी बनाएंगे या काम करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ अमित जी। नहीं मनीष जी, अच्छा है, इसीलिए तो अब तो जयराम कुमार महतो विधायक हैं
और अगर विधायक हैं विधानसभा में इन मुद्दों को उठाएंगे तो वहां जो उनको जवाब मिलेगा वो ऑफिशियल होगा, ऑन रिकॉर्ड होगा। मतलब वो नेता के तौर पर वायदा खिलाफी नहीं हो सकता कि आप सड़क पे कुछ भी वायदा कर लिए या कुछ भी बोल रहे नहीं होगा। तो ये दबाव बनेगा मनीष जी। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, अगर जिस हिसाब से जयराम कुमार महतो बहुत सीरियसली इस मुद्दों को उठाकर हाईलाइट किए हुए हैं और उनकी बातों को बार बार रख रहे हैं बड़े मंच पर, और विधानसभा में भी रखेंगे, तो कुछ ना कुछ आने वाले समय में कुछ तो अच्छा होगा इन विस्थापितों के फेवर में। मनीष जी। अमित जी, इसी नोट पर हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। दर्शकों से उम्मीद है कि वो अपना कमेंट लिख करके अपना फीडबैक बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद।